बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द आर्ट डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सती। आज के शो में हमारे साथ सियासी मैदान से बहुत ही मोतबर और बावकार सियासी शख्सियत मौजूद हैं, जो कि सियासी हलकों में इंतहाई मोस्ट ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल वे से जानी और पहचानी जाती हैं। इज्जत और वकार से सूबे की सियासत में इनका एक ऐसा नाम है कि इनकी कही हुई बात को अवाम पत्थर पर लकीर समझते हैं और आला तालीम याफ्ता इन्होंने पहले अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद ये सियासी मैदान में आए और सियासी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अवाम में खासे मकबूल लीडर के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद साबक सेनेटर, साबक मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्पेयर टाइम फॉर अस, आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। सबसे पहले तो आप सर अलकाबंदियों के हवाले से ECP का डिसीजन आया गुज़िश्ता रात और आपने भी एक पिटीशन दायर की थी और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें और आपको अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट मिले। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? एक तो मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपसे मुलाकात भी हुई है और मैं आपके सुनने वाले नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ। देखिए ये पिछले 5-7 सालों में तीसरी दफ़ा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसको डिस्टर्ब किया गया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं है जिसकी हलकों को इन पिछले 7 सालों में 8 सालों में 3 दफ़ा डिस्टर्ब किया गया है। और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है कि एक हल्के को मशरक़ से उठाकर मगरब की तरफ फेंकना। आप अंदाज़ा करें कि पहले पिछली दफ़ा इन्होंने बोई और दलोला को और फिर सर्कुल बकोट को और लोरा को एक तरफ कर दिया। इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि सर्कुल लोरा को उठाकर हवेलियाँ के साथ लगा दिया गया और सर्कुल बागन को बकोट के साथ लगा दिया गया। इसी तरह नेशनल असम्बली के हल्के में भी आप देख लें कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। मुझे बड़ा इस पहली दफ़ा भी बड़ा शदीद गुस्सा भी था, मैं बड़ा इस पर भी था कि क्यों ऐसा किया गया है इस एबटाबाद की हलकों के साथ। फिर ज़ाहिर है इलेक्शन पिटीशन जो है वो हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा भी 2022 में भी ट्राइब्यूनल ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो बात हम कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक थी। हम कह कि ये इन इलाकों का ज़मीनी आपस में रब्ता ही नहीं है, इन लोगों के आपस में रस्म रवाज नहीं है, मुलाकात ही नहीं है, एक दूसरे को बेशुमार लोग एक यूनियन काउंसिल के दूसरी यूनियन काउंसिलों को जानते ही नहीं है। तो आपने जो फार्मूला दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने का वो सबसे ज़्यादा वायलेट इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया गया है। तो ये इलेक्शन का लोग भी शामिल थे और एक बहुत बड़ी कोई साजिश भी इसके साथ थी। फिर अभी जब ये डिलिमिटेशन का मामला शुरू हुआ तो एग्जैक्टली उसी तरह फिर हमारा पूरा जो 2 सर्कल का तो बिल्कुल सिरे से नाम ही ख़त्म कर दिया गया है। सर्कल लोरा और बागन में जो एक हल्का होता था वो हल्का ही ख़त्म कर दिया गया है। एक बकोट को बना दिया गया और एक हवेलियाँ को बना दिया गया। अब ये इतनी बड़ी आबादी पहाड़ों के अंदर रहने वाले लोग थे, एक ज़माने से इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अपना हल्का था, उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। फिर हमें ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ा, उनके पास पिटीशन की, उन्हें कन्वेंस किया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लोगों की दुआएं थी और बहुत ही अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि वो हल्का जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था वो नया तौर पर वो हल्का बना। अब उस हल्के बनने की वजह से बकोट की अपनी एक आगे सीट आ गई है, बकोट की अपनी शनाख्त है, वो बहाल है, उनकी अपनी सीट हमेशा से चली है, वो सीट उनके पास रहेगी। लोरा और सर्कल बागन की अपनी सीट हमेशा से चली आ रही थी, उनके पास रहेगी और हवेलियाँ की सीट अपनी जगह पर रहेगी। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो एक हल्का पहाड़ के इलाके से ले जाया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हल्का बहाल हो गया। आपने बड़ी मेहनत की है और आपने फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी किया, उसमें बिलाशुबा आपकी भी मेहनत शामिल है। आपने कंस्पिरेसी की तरफ इशारा किया तो नेशनल असम्बली के हल्का बंदियों में किसी किस्म की तब्दीली देखने में नहीं आई, तो क्या साजिश सूबाई असम्बली की हद तक ख़त्म हो गई और नेशनल की हद तक बरकरार? नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि नेशनल असम्बली के भी हल्कों में साजिश की गई थी, उनको भी ठीक होना चाहिए था, उनको अब भी ठीक होना चाहिए। ये तो साजिशों ने तो ठीक नहीं किया, ये तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की तो हमने ट्राइब्यूनल से फैसला किया है। नेशनल असम्बली में भी पिटीशन हुई थी, वो हल्का भी मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हल्का जो पहले हल्का था सर्कल बकोट और एबटाबाद एक हल्का हुआ करते थे जो हमेशा से ट्रेडिशनल चले जा रहे हैं, पिछले 50 नहीं कम से कम 40 साल से मैं जानता हूँ चले आ रहे थे। और इस तरह बागन, सर्कल बागन, लोरा और हवेलियाँ एक हल्का हमेशा रहे, इनको होना चाहिए था। यही हमें सूट करते थे, यही नेशनल असम्बली है, इसी में सारी बिरादरियों को अकोमोडेट होती थी। लेकिन ये जो हल्के अभी नेशनल असम्बली का भी है मेरे नज़दीक वो भी ठीक नहीं है।
वो भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली के हल्के बनाए गए हैं इसमें NA 16 और 17 में देखें तो सारे पहाड़ी देही इलाकों को एक तरफ कर दिया गया है। आपकी नज़र में इसमें पसमानदगी का इजाफा होगा या खात्मा होगा, ये क्या सूरत हाल है? बिल्कुल पसमानदगी का खात्मा होगा, पसमानदगी का खात्मा भी होगा। ये इतना बड़ा हल्का मुमकिन नहीं है कि लोगों का, अपने वोटर्स का, कि वो अपने कैंडिडेट को अप्रोच कर सकें। इतना पहाड़ी सारा इलाका है, आपके पास इतने वसाइल ही नहीं है। अगर पहले तो बात है कि मैनेज के पास इतने बड़े वसाइल होते भी नहीं है, और अगर कोई एक आध या दो प्रोजेक्ट मिल भी उसको जाए किसी वजह से, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ लगा सकेगा इतने दूर पहाड़ी इलाके में? क्योंकि ये इतने बड़ा, आप अंदाज़ा करेंगे, वो वहाँ मुजफ्फराबाद से शुरू होता है और फिर तरबेला तक जाता है और इधर ठंडियानी तक है, तो ये कहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह सूबे के भी हल्के भी बहुत बड़े हो गए। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी अभी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मैं जब इसको नक्शा देखता हूँ तो आदमी हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा इलाका है कि आप इतना तो नेशनल असेंबली के ज़माने में इलाका नहीं होता था, जो प्रोविंशियल असेंबली पहुँच गई है। ये हल्का जो अभी नेशनल असेंबली का भी है, वो किसी तौर पर भी नुमाइंदगी के लिहाज से ठीक है, ना इलाकाई लोगों की जो इलाके लोग पहुँच सकते हैं उनके ठीक है, ना रोड नेटवर्क ऐसा है कि वो अपने कैंडिडेट तक अब वोटर अपना पहुँच के उनको अपनी बात कर सके। कौन आदमी जो दलोला से उठेगा और कहाँ हमें ढूंढेगा? कौन आदमी है जो यहाँ वेलियाँ से उठेगा और दलोला में जाकर ढूंढेगा? तो ये राब्ता ही कोई नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। वो भी बड़ी जाती है, ठीक होना चाहिए। सर, आप जो है वो अभी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में अवामी अदालत में भी पेश होंगे। एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उसमें पार्टीज़ का बयानिया होता है, लेकिन पहाड़ी देही इलाकों में लोग ये सुनना चाहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है जिसको हम वोट और सपोर्ट करेंगे वो कामयाब हो के हमारे लिए क्या करना चाहेगा। तो आपका ये जो अभी नया हल्का है जिसमें आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और कामयाबी की सूरत में आपके जहन में क्या नक्शा है, किन सेक्टर्स में आप काम करना चाहेंगे? इंतखाबी मंशूर आपका लोकल लोगों के लिए क्या होगा? पार्टी मंशूर तो एक अलग चीज़ होती है। देखिए जी, मैं जेनुइनली समझता हूँ कि इस वक्त पार्टीज अपना अपना रोल तो ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन हमारे लिए बदकिस्मती या खुशकिस्मती समझेंगे, हमें अब ज़रूरत पड़ गई है कि हमें अपने इलाकाई बात करनी पड़ेगी। हमारे इलाके बड़े पसमानदा हैं। हमारे आज भी पूरी यूनियन काउंसिल में हमारी बच्चियों के लिए हाई स्कूल नहीं है। हमारी माएँ बहनें आज भी 4-6 किलोमीटर दूर जाकर पानी का एक लेके आती हैं, एक उसको क्या कहते हैं, एक पानी लेके आती है अपने घरों के लिए। आज भी हमारे बुजुर्गों के लिए सेहत की कोई बेहतरीन सहूलत कहीं भी मैसर नहीं। आज भी बीमार होते हैं तो चारपाई पर उठाकर या उन्हें हैप्टाबाद ले जाता है, या मरी लेके आते हैं, या इस्लामाबाद लेके आते हैं। इरिगेशन का निज़ाम बुरी तरह तबाह है। आप डेवलपमेंट का बाकी देख लें कि सड़कों की कितनी बुरा हाल है। कोई बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिनको हमने अगर जो था कच्चे रोड उनको या लिंक रोड बनाकर उन्हें ट्रैक बनाकर लेके गए थे गाँव तक, वो नाकाफ़ी हो गए हैं। उन पर बड़ी उस तरह तवज्जो नहीं दी जा सकी। हमारी ज़िंदगी लोगों की तब बदलेंगी कि जब हम अपने इलाके में डेवलपमेंट का काम लेके आए। हमें खुशहाली तब आएगी कि हमारे इलाके में सड़क हो, हमारे इलाके के अंदर कोई ना कोई BHU या कोई सेहत की सहूलत हो, कोई बच्चियों के स्कूल हो, कोई कॉलेज हो। अब तो यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए। कोई इरिगेशन का निज़ाम बेहतर हो, और उससे भी बढ़कर इस पहाड़ी इलाके में बेशुमार लोगों को नौकरियाँ मिल ही नहीं रही। पढ़े लिखे हमारे नौजवान जो हैं वो मारे फेरे हैं, डिग्री हैं उनके पास, लेकिन उनके पास नौकरी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उस क्लास 4 की नौकरी भी अभी उनके पास नहीं है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अब फ़कीर का फ़कीर होकर यही सोच लें कि जी जमातें क्या कहती हैं। भाई जमातों ने तो अपना काम करना है। इस वक्त ज़रूरी है कि हमें अपने इलाकाई तरक्की के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की लोगों की किस्मत बदलने के लिए हम काम करें। हमारी आज भी बेशुमार ख़वातीन हैं, पूरी ज़िंदगी में उनको एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी एक्सेस नहीं है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास उनको एक्सेस नहीं है कि वो जाकर अपनी बीमारी का बता सके। ऐसी बीमारियां फैली हैं। हमारे वो इशू नहीं है जो इस्लामाबाद के इशू हैं, ये जो लाहौर के इशू हैं, जो कराची के इशू हैं, वो इनके इशू ही हो रहे हैं। ये बात ही और करें। हमारे हर इलाकों में बुनियादी सहूलतें मुकम्मल तौर पर या हैं ही नहीं या बहुत ना होने के बराबर है। हमें तो वो सहूलतें एक दफ़ा अपने लोगों को लेके आए कि उनको दूसरे इलाकों के बराबर करें। वरना जिस तरह हमारे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल, हमारे लोग बाग के यहाँ शहरों में क्यों आए हुए हैं? सिर्फ इसलिए वो आते हैं बार बार कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास जगह नहीं। और शहर आपको देखा है कि कितने महंगे हो गए हैं, कितनी मुश्किलात हैं। एक चेयर लिफ्ट थी यूबिया की, मुझे अल्लाह ने मौका दिया था, हम सबसे पहले उस पर भी काम करेंगे कि वो ख़राब पड़ी है। लोगों के बिजनेस जो है वो पिछले सालों से तबाह हैं। टूरिज़्म पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये GDA का अदारा बनाया गया था कि ये खूबसूरत इस इलाके को बनाएगा, टूरिज़्म जाएगा, लोग जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, वहाँ होटल इंडस्ट्री चलेगी, वहाँ लोगों का बाकी बिजनेस बेहतर होगा। वो
पिछले कई सालों से उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने टूरिज्म पर, लोकल पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने लोगों की डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने जवानों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त करना चाहिए, और जो हमारी सड़कें और राब्ता सड़कें, पानी की स्कीमें और स्कूल और कॉलेजों पर बड़ी तवज्जो की जरूरत है। राइट, आपने बड़ी डिटेल में बात की कि आपके जहन में प्लान क्या है हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने फिर टूरिज्म की बात की, यूबिया चेयरलिफ्ट की बात की, बड़ी डिटेल में हमारी रहनुमाई फरमाई कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन सर, आप इलेक्शन में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के हज़ारा से एक सीनियर लीडर हैं कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने कहा था, आप शायद उन्होंने क्रिटिसिज्म के तौर पर कहा हो सफ़ेद बालों वाला, लेकिन आपके हल्के के लोगों ने इस जुमले को आपके लिए एक एजाज़ बना दिया और इंतखाबी नारा बन गया। और अगर कैप्टन सफदर साहब ने कहा था कि आप आए तो वो आपके मुकाबले में आएंगे, तो आपका मुकाबला अगर कैप्टन साहब से हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ये इलेक्शन है, ये हर आदमी को राइट हासिल है कि वो आकर इलेक्शन लड़े, और लोगों का हक हासिल है कि वो किसका इंतखाब करते हैं। मैं भी नहीं कहता कि लोगों ने मेरा ही इंतखाब करना है, मैं अपने आप को पेश जरूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस इलाके की हम खिदमत करें, और बहुत बड़ी तादाद में मुझे मेरे सौती हैं, मेरे वोटर सपोर्टर हैं, मेरे लोग हैं जिसकी ख्वाहिश भी मेरे साथ है और दुआएं भी मेरे साथ हैं। मैं अपने आप को पेश करूंगा, लेकिन ऐसी पाबंदी कोई नहीं है, मुकाबला कोई भी कर सकता है, और फैसला बहरहाल इस पहाड़ के गैरतमंदों ने करना है कि अगले आने वाले वक्त में इनकी क़यादत कौन करे। राइट सर, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आप मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और सियासत को समझते हैं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, वहाँ पे सियासत के दो बड़े नाम हैं, सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। तो इनके दरमियान इख्तलाफात की बुनियादी वजह क्या है, पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? मैं चाहता हूँ आज हमारे फोरम से अगर आपके जहन में कोई रोड मैप हो कि इनके इख्तलाफात ख़त्म हो सकें, कुछ इस बारे में कोई आप तबसरा फरमा दें। देखिए, सियासी जमातों के अंदर लोगों की अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर लीडर के साथ ज़रूरी है कि हर चीज़ पे हम एग्री हों। जमातों के अंदर ये इख्तलाफात, और ये जमहूरियत का हसन है, ये खूबसूरती है। वो क्या जमात है जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ इख्तलाफात ना रखें। ये कोई आर्म फोर्स की, आर्मी की कोई वो तो बटालियन तो है नहीं है कि कोई एक अफसर फैसला करेगा तो सारे कहेंगे कि ये तो ज़ाहिर है हम आपस में बात भी करते हैं, इख्तलाफात भी रखते हैं, अपने अपने हलकों के लिए एक दूसरे से ज़्यादा सबक ले जाने के लिए काम भी करते हैं। अभी मैंने बड़ी कोशिश करके अपना हल्का ठीक रहा है, बहुत सारे लोग शायद खफा हों, वो इसलिए तो खफा अगर होंगे तो वो तो कहेंगे कि ये हल्के डिस्टर्ब हुए, उनके नज़दीक शायद ऐसा हो। लेकिन चूँकि हमारा फ़ायदा इसमें था, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये इख्तलाफात जो हैं कोई ऐसे बड़े इख्तलाफात नहीं है। सियासी जमातों के अंदर इस तरह का माहौल पैदा होता है। सरदार मेहताब साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हम सब के उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ी तरबियत की है सबकी, बहुत बड़ा नाम उन्होंने इस पहाड़ के इलाके को लोगों को दिया है, बहुत बड़ी पोजीशन अल्लाह ने उनको दी है। चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे, मिनिस्टर्स रहे, बड़ी बावकार इज़्ज़त के साथ उन्होंने सियासत की है। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के चंद बड़े ऐसे सियासतदान हैं जिनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त है, उनको उसमें की है। मुर्तज़ा अब्बासी साहब को भी अल्लाह ने मौका दिया है, उन्होंने भी बड़ा अपना हल्के के लोगों के काम किए हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, अभी मिनिस्टर रहे हैं। ये पोजीशन मुख्तलिफ लोग अपने अपने थाई पोजीशन एंजॉय करते हैं, करते रहें, सीनियर लोग हैं। मुझे यकीन है कि ये इख्तलाफात कोई बड़े ज़ाती इख्तलाफात में इनको नहीं बदलेंगे। सियासी इख्तलाफात हैं, हर सियासी इख्तलाफ का बैठकर हल निकाला जा सकता है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने फरमाया कि सरदार साहब जो है वो बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनका आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है या बहुत ही बड़ी सियासी गलती है? आपकी दूर की नज़र क्या देखती? देखें, हर आदमी को अपनी ज़ात के बारे में राय देने का हक है। अगर सरदार साहब समझते हैं कि उनके लिए ये बेहतर है कि वो अपनी, ये उनकी मर्जी का फैसला है, वो समझते हैं कि मैं आज़ाद है। वो पहले भी सरदार साहब आज़ाद इलेक्शन लड़के जीते हैं, वो वाइड पॉलिटिशियन है जो जीत कर फिर इस जमात में शामिल है। मेरा ख्याल है कि जितनी मुस्लिम लीग के लिए सरदार मेहताब साहब की खिदमत है, इस सूबे में शायद ही किसी और इंडिविजुअल के लिए हो। ये फैसला भारत सरदार साहब का है कि वो जमात की बुनियादों पर इलेक्शन लड़ें, आज़ाद लड़ें। मेरा नहीं ख्याल कि अभी मुझे सरदार साहब ने ऐसा कहा है, लेकिन बहरहाल सरदार साहब जो फैसला करेंगे वो इलाके के लोगों के मफादात देकर, उनकी अपनी सियासी सीरत को देकर वो करेंगे। ये फैसला हर आदमी का हक है कि वो अपनी सियासी आने वाले वक्त में फैसला करे कि मैं किस सियासी हैसियत से इस मुल्क में उस लोगों की खिदमत करूँगा। राइट सर, आपने इस इशू पे बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की है। आपने कहा दोनों रहनुमा रिस्पेक्टेबल हैं और ज़ाती इख्तलाफात नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि सेटलमेंट हो जाए, लेकिन गाय बगाए आपके जो मुखालिफिन हैं इन इख्तलाफात का कभी कभार आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है?
और आपका भी नाम आ जाता है। जी हाँ, लोग देखें ना, ये आज़ादी है, ये राय रखते हैं लोग। बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल हो कि हम पार्टियों के अंदर, मैंने कहा कि हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। हम पार्टीज के अंदर अपना एक हैसियत और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्री करते हैं और बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं डिसएग्री करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ा जाती हमारी अनाद का मसला है या जाती कोई स्कोर हम सेटल करना चाहते हैं। ये सियासी जदोजहद का एक अमल है, और अगर कोई हमें जिम्मेदार समझता है तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन मुझे कोशिश है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम कूल डाउन करेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। राइट, आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून है, आप टिकट होल्डर हैं और टिकट के लिए अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है आप सीनियर मोस्ट हैं, आपको मिल भी जाएगा। आपकी लाइन पार्टी लाइन ही है। जी, इसमें नो डाउट। कोई पार्टी को हमारे साथ कर ले तो हमें नहीं पता, लेकिन हम पार्टी के साथ कुछ नहीं करेंगे। राइट सर, आप माशाल्लाह एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अपोनेंट पार्टी पीटीआई है, उसको भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इलेक्शन में, आपकी क्या राय? मैं 100% मैं समझता हूँ कि वो भी इस पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है। उस जमात को ये राइट हासिल है। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा तो हो, लेकिन बाकी उन लोगों के साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए जो बाकी सियासी जमातों के साथ होना चाहिए। उनको पूरा राइट है कि वो इलेक्शन लड़ें, उनका पूरा राइट है कि वो कैंपेन करें, वो पूरी राइट है उनका कि वो अपने मंशूर के मुताबिक काम करें, तभी तो जमहूरियत चलेगी। अगर हम ये जोर और ताकत की बुनियाद पर अगर हम कहेंगे कि एक जमात लड़े और दूसरी ना लड़े, तो ये शायद हमारे आगे आने वाले वक्तों के लिए अच्छी नहीं है। लिहाजा मैं तो सारी सियासी जमातों के लिए एक ही राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड हो बल्कि नजर आनी चाहिए, ताकि लोग अपने तौर पर इलेक्शन लड़ सके। बाकी फैसला अवाम ने करना है, लोगों ने करना है। इस इलाके के लोगों को पता है कि हमने किसको जिताना है, और अगर लोग जो फैसला करेंगे, मेजॉरिटी जो फैसला करेगी, वो बेहतरीन फैसला होगा। राइट सर, आप सर ये फरमाइए कि थोड़ा सा हल्का बंदियों के हवाले से मैं और भी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि अब इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर देगा, और आज भी जो चेयरमैन का बयान था कि 56 दिन पहले हम शेड्यूल जारी करें। इट मीन्स के 14 या 15 दिसंबर को वो अब कहीं पिटिशन हो सकती है या किसी अदालत का, या टाइम ख़त्म हो गया? नहीं जी, देखें जो लॉ है, इलेक्शन एक्ट जो है जी 2017 का, उसमें तो पिटिशन के बाद ट्राइब्यूनल इज़ द फाइनल, ट्राइब्यूनल की जो जजमेंट है वो फाइनल होती है। इसके बाद ये आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राइट, ये तो फाइनल। लेकिन यस, हर वक्त आप हाई कोर्ट में 199 के आर्टिकल के नीचे जा सकते हैं, कह सकते हैं कोई शहरी के ये हल्का जो बनाया गया ये हल्का ठीक नहीं, इसमें ये खिलाफ है, वो किसी वक्त भी वो जा सकता है और हाई कोर्ट एंटरटेन करेगा उसको। अपील नहीं है इस फैसले के खिलाफ, ये फाइनलिटी इख्तियार कर गया ये फैसला। आप एक और नया वेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, उसके नीचे लोग जाते हैं अंडर आर्टिकल 199 के नीचे, और वो अपनी एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि जी मेरे फंडामेंटल राइट इस डिसीजन की वजह से मुतासर हुए हैं, लिहाजा मुझे सोना जाए और मेरे हक में फैसला किया जाए। राइट, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा। पूरा पाकिस्तान अभी आपको देख रहा है, आपके हल्के के लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता है जदीद दौर है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, लोग हर चीज़ से अवेयर हैं और लोगों को बड़ी मालूमात होती है। अवाम में कहीं कहीं ये तासर भी पाया जाता है कि मुस्लिम लीग नून इस बार डील करके आई है, ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? आप मरकजी लीडरशिप में थोड़ा सा पब्लिक की रहनुमाई फरमा दें। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। पाकिस्तान में इसको क्या उर्दू में क्या कहते हैं, इसमें प्रोपेगेंडा। ये हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आपने एक के बारे में रखी होती है, एक ना फिट आई तो दूसरी ना आई तो तीसरी आई। सियासी जमातों के ऊपर ये इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं, अब भी लगेंगे। अगर कोई आदमी एक समझता है कि मेरे लिए बेहतरी है तो दूसरे को ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये बड़ा फेवरेट है, ये लाडला है, और वो दूसरे के पास कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ तो आप ज़्यादा है। ये वक्त ही बताएगा कि कौन लाडला था, कौन क्लोज था, कौन उनके किसी ने मदद मांगी है। मेरे ख्याल में कि सियासी लीडरों को भी और सियासी जमातों को भी सबक सीखना चाहिए। हमें अपने सियासी स्कोर खुद सेटल करने चाहिए। हमें सियासी मैदान में एक दूसरे के साथ अपने स्कोर सेटल करना चाहिए। हम सियासी मैदानों में एक दूसरे का सियासी जमातें मुकाबला करें, और फिर जिसको भी हल्के के लोग मुंतखब करें उसे मौका मिलना चाहिए कि वो लोगों की खिदमत कर सको। अगर हमने जमहूरियत की रूह है, अगर उसके मुताबिक हमने अपने आप को न चलाया तो आने वाली जनरेशन फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि ये जमहूरियत तो हमारे लिए शायद अच्छी नहीं है। तो जमहूरियत का पहला प्रिंसिपल शायद यहाँ से शुरू करना चाहिए और होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की अहमियत को मानना चाहिए, एक दूसरे को मैंडेट को मानना चाहिए, एक दूसरे की प्रेजेंस को मानना चाहिए। एक दूसरे को एहतराम करने से हुए अपनी अपनी पार्टीज अपना अपना प्रोग्राम सेल करती हैं, लोगों तक ले जाती हैं,
फैसला बहरहाल इस अवाम ने करना है कि आइंदा आने वाले वक्त में उन पर हुकूमत कौन करे। जी, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए। आज आप मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफिद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।